नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक हमने देखा कि कैसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे की शक्ति को आजमाते हैं। एक्सला-सापल की संधि हो जाती है, लेकिन भारतीय शासन में भारतीय शासकों की खोखलापन को प्रथम युद्ध ने ही उजागर कर दिया था। अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए मौका खोज रहे हैं कि कब युद्ध हो और कब हम दोनों एक दूसरे की शक्ति को आजमाएं। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों व्यापार करना चाहते हैं भारत में और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के खड़े हैं। एक न एक को हटना होगा, युद्ध अवश्यंभावी है। ऐसे में दोनों को फिर मौका मिलता है जब कर्नाटक और हैदराबाद में विवादास्पद उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। होता क्या है, कैसे होता है ये युद्ध और कैसे विवाद उत्पन्न होता है उत्तराधिकार को लेकर के। आसफ जाह जो हैदराबाद में शासन कर रहा होता है, उसकी मृत्यु होती है और उसका पुत्र नासिर जंग गद्दी पर बैठता है। लेकिन आसफ जाह का पोता मुजफ्फर जंग इस बात को स्वीकार नहीं करता है और वहाँ पे विद्रोह कर देता है। पहली बात। दूसरे तरफ कर्नाटक में अनवरुद्दीन के जो विरोधी हैं वो चाहते हैं कि चंदा साहब गद्दी पर बैठे। डुप्ले को मौका मिलता है। डुप्ले इधर चंदा साहब का सपोर्ट करता है और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का सपोर्ट करता है। दोनों को अपनी सेना से सहायता करवाता है और दोनों को गद्दी पर बिठाता है और दूसरी तरफ नासिर जंग और अनवरुद्दीन की हत्या करवा करके एक स्वतंत्र शासन अब प्रारंभ करवाता है अपना और मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का। अंग्रेज भयभीत हैं कि डुप्ले की शक्ति बढ़ रही है। फ्रांसीसी अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, व्यापार में भी उन्नति करेंगे, क्योंकि अब लगभग कर्नाटक और हैदराबाद में उनकी तूती बोलने लगी थी। लेकिन भगवान ने, प्रकृति ने, उनके गॉड ने उनकी मदद की और अंग्रेज़ों के हाथ में मौका मिल गया। किसके रूप में? तो स्वर्गीय अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली, जो चंदा साहब के डर से भाग रहे थे और पहुंच चुके थे त्रिचनापल्ली पहुंचकर वो अंग्रेज़ों से सहायता मांगते हैं। अंग्रेज उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इधर डुप्ले और चंदा साहब उनका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं त्रिचनापल्ली। अब क्या होता है, कहानी में बहुत ही बड़ा संगीन और ख़तरनाक मोड़ आ गया है। डुप्ले और चंदा साहब ने चारों तरफ से त्रिचनापल्ली को घेर लिया है। अंग्रेज हारने ही वाले हैं। तभी क्लाइव कूटनीति का प्रयोग करता है और चंदा साहब की राजधानी आरकाट पर घेरा डाल देता है। चंदा साहब अब यहाँ से अपनी राजधानी को बचाने के लिए, आरकाट को बचाने के लिए वहाँ से अपनी सेना के साथ मूव करते हैं। यहाँ त्रिचनापल्ली में डुप्ले अकेले फंसा हुआ है। फ्रांसीसी सेना इधर त्रिचनापल्ली में, चंदा साहब आरकाट में अंग्रेज़ों के घेरे से अपनी राजधानी को बचाने के लिए पहुंचते हैं। क्लाइव ने शक्ति को दो भागों में विभाजित कर दिया और इस शक्ति के विभाजन और क्लाइव की कूटनीति ने डुप्ले के भाग्य का निर्धारण कर दिया। फ्रांसीसी शक्ति की पहली पराजय। आरकाट पर अंग्रेज़ों का घेरा और कब्जा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। चंदा साहब भाग के अपनी शरण लेता है, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। इधर त्रिचनापल्ली भी अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाता है और 1754 में फ्रांसीसी सरकार नाराज होकर डुप्ले को वापस बुला लेती।
डुप्ले के स्थान पर गोडेहू आते हैं, संधि करते हैं अंग्रेजों से और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के परिणाम के बारे में अगर बात करें तो परिणाम यही हुआ कि अंग्रेजी सत्ता अब यह जान चुकी थी कि भारतीय शासन प्रशासन का जो खोखलापन है वह अब दिखने लगा है। यहाँ के शासक मात्र दिखावे के शासक हैं। अब इन्हें भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, ना उनके पास सुसज्जित और अनुशासित सेना है और ना ही दूरदृष्टि है। अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाएंगे और कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद जब फ्रांसीसियों का सफाया हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कैसे एक एक गवर्नर और वायसराय भारत में एक एक ईंट रखते हैं और एक ऐसा महल तैयार करते हैं जिस पर आज का भारत भी काफ़ी हद तक खड़ा है। चर्चा करेंगे कर्नाटक के तृतीय युद्ध की। तब तक आप द्वितीय युद्ध को अपने दिमाग में बैठा लें। बहुत जल्द ही दूसरा वीडियो भी आ जाएगा और इतिहास के साथ साथ भूगोल भी पढ़ते रहें, करंट भी पढ़ते रहें, हिस्ट्री भी पढ़ते रहें, मैथ भी पढ़ते रहें, साइंस भी पढ़ते रहें। आप सारे वीडियोस को अपने देखते रहें और तैयारी को रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। एक दिन में समंदर नहीं बनता और एक दिन में आपका मस्तिष्क भी इतना ज़्यादा याद नहीं कर पाएगा कि आप जाएं और दूसरे दिन एग्ज़ाम दे दें। इसलिए धीरे धीरे पढ़ें, धैर्य के साथ पढ़ें। बड़ा पद पाना है तो बड़ा समय दें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप भी रेगुलर बने रहें। छोटी छोटी वीडियो से छोटे छोटे फैक्ट आप रोज़ याद करते रहें तो आपका दिमाग में एक महीने में ही बहुत ज़्यादा फैक्ट इकट्ठा हो जाएगा। तो ये ना कहें कि छोटी वीडियो है, बड़ी वीडियो है, हर वीडियो का अपना महत्व है और सारे वीडियो देख लें। मुश्किल से आपको आधे घंटे 1 घंटे लगेंगे एक वीडियो देखने में, मतलब पूरा हमारे CSC चैनल के वीडियोस देखने में रोज़ जो अपलोड हो रहे हैं उन वीडियो को आप देखें, नोट डाउन करें और दिमाग को खोल के सोचते रहें। रोज़ एक बार आप लिख लिया करें कि मुझे इस पद को पाना है, मैं इस पद के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल सामाजिक मत होइए, कोई कहीं बुलाए कहीं मत जाइए, अपने काम से काम रखिए, क्योंकि जब पद मिल जाएगा तो सभी सलाम करेंगे और पद नहीं मिलेगा तो आप में हज़ारों कमियां हैं जो लोग आपको दिखाने लगेंगे। ज़िंदगी है आपकी, सोच आपकी है और जिम्मेदारी भी आपकी है। मेरा कहना है कहना, मेरा काम है कहना, मैंने कह दिया। मानना न मानना आपकी मर्जी। थोड़ी कड़वी बातें लेकिन सच्ची बातें। पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए। नमस्कार।